हेलो डियर स्टूडेंट्स, देखो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम। ये फिजिकल केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आयनिक इक्विलिब्रियम। हालांकि कुछ बच्चों ने इस चैप्टर के बारे में जब पता होता है, उनको थोड़ा सुन रखा होता है उन्होंने बाकी बच्चों से या सीनियर्स से या किसी से, तो वो थोड़ा डरे रहते हैं इस चैप्टर से, आयनिक इक्विलिब्रियम से। वैसे मैं ये बात कहूँगा कि डरने वाली तो कोई बात नहीं है इस चैप्टर में। हाँ, इतना ज़रूर है, डरने का कारण भी है कि एक्चुअली इसमें केसेस थोड़े ज़्यादा बनते हैं, अलग अलग वैरायटी के इसमें आयनिक सॉल्यूशंस बनते हैं, तो उनके फॉर्मूले कई बार काफ़ी ज़्यादा वैरायटी के होते हैं, तो बच्चों को फिर कई बार दिक्कत आती है। और यदि आप शुरुआत से ही अगर समझ के चलते हो, टीचर के व्यू पॉइंट को सुनते हो और रिविजन करते हो, क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो मुझे लगता है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, आप ये चैप्टर बढ़िया से पढ़ोगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि डरने वाली कोई बात नहीं है। आयनिक इक्विलिब्रियम एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसका यूज़ 12th क्लास के एनसीईआरटी में जो कई चैप्टर्स हैं, जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हुआ, लिक्विड सॉल्यूशंस हुआ, वहाँ भी इसका इस्तेमाल या यूज़ होगा। राइट, अब बात आती है जेई में कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस चैप्टर। मैंने कहा ना, एनसीईआरटी में तो एक ही चैप्टर है बस, इक्विलिब्रियम के नाम से, उसी में केमिकल इक्विलिब्रियम, उसी में आयनिक इक्विलिब्रियम। बट हमने क्या है कि केमिकल इक्विलिब्रियम अलग कर दिया है, आयनिक इक्विलिब्रियम अलग कर दिया है, दो अलग अलग चैप्टर। तो आयनिक इक्विलिब्रियम में आयंस की केमिस्ट्री सॉल्यूशन फेज में, सॉल्यूशन फेज के हम एक्वस फेज से डील करते हैं मोस्टली, तो एक्वस फेज में आयंस की केमिस्ट्री काफ़ी वास्ट होती है, तो उसको अलग से स्टडी करते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड आयनिक इक्विलिब्रियम। बात जेई में कंट्रीब्यूशन की, एक क्वेश्चन यूजुअली आता है जेई में, जेई मेन में हो या जेई एडवांस्ड में हो। जेई मेन में तो केमिकल या आयनिक इक्विलिब्रियम का मिलाकर के एक क्वेश्चन आता है, या तो केमिकल से या आयनिक से। बट जेई एडवांस्ड में दोनों में से भी क्वेश्चन आ सकता है, अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री का एक न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है। ये इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। केमिकल इक्विलिब्रियम जो पढ़ के चुके हो, आप पहले पढ़ चुके हो, केमिकल इक्विलिब्रियम का यूज़, उनके कॉन्सेप्ट्स यहाँ इस्तेमाल होंगे आयनिक इक्विलिब्रियम में। तो चलो बच्चों, आगे बढ़ते हुए बात करेंगे। हेडिंग लिखो, चैप्टर का नाम लिखो, आयोनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम, एक बार जरा देखें कि स्क्रीन प्रॉपर आ रही है क्या? हाँ, ठीक है। आयनिक इक्विलिब्रियम। अब आयनिक इक्विलिब्रियम में सबसे पहले शुरुआत ही ऐसे करते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट्स कितने टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। तो लिखो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, ये भी तीन तरीके से क्लासिफाई करते हैं हम। ए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये वो होते हैं जनरली जो सॉल्वेंट में, हम पानी सॉल्वेंट मान के चलते हैं कि पानी में डुबोने पर जो कंप्लीटली, ऑलमोस्ट कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएं। आयोनाइज, ऑलमोस्ट कंप्लीटली इन वाटर और सॉल्वेंट, तो पानी में डिसॉल्व करने पर पूरे आयनों में, ऑलमोस्ट पूरे आयनों में टूट जाएं, तो दैट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जैसे एग्जांपल, स्ट्रॉन्ग एसिड्स। स्ट्रॉन्ग एसिड्स के एग्जांपल जैसे मिनरल एसिड्स में HCl, HBr, HI, HNO3, H2SO4, HClO4, HClO3 एक्सेट्रा। ये वो एसिड्स हैं, आपको याद भी रखने चाहिए कि दीज आर द स्ट्रॉन्ग एसिड्स, पानी में डुबोने पर पूरे टूट जाते हैं, जैसे HCl है। अब ये तो आपने मोल कॉन्सेप्ट में भी पढ़े हुए होते हैं, क्वेश्चंस में आयनों की कंसेंट्रेशन पूछते हैं, कंसेंट्रेशन टर्म्स में कि HCl है, उसे पानी में डुबोया आपने तो वो टूट जाता है H+ आयन में और Cl- में, और कंप्लीट टूट जाता है, इसलिए बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के जो सॉल्यूशंस होते हैं, हाईली कंडक्टिंग सॉल्यूशंस होते हैं। तो हाईली कंडक्टिंग सॉल्यूशंस, मतलब कंडक्टिविटी ऑफ सच सॉल्यूशन इज वेरी हाई। वहीं से तो मालूम पड़ता है कि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं।
ऐसा नहीं, मान लो एक 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 एक, एक आपने पानी लिया एक बीकर में वाटर, उस वाटर के अंदर मान लो HCl डुबो दिया 1 मोल, ठीक है। तो ऐसा थोड़ी कि पानी में डुबो दिया तो वो टूट तो गया होगा H+ और Cl- में, तो उस सॉल्यूशन में बीकर के अंदर मुंह डाल दें और गिन लें, ये रहा H+, ये रहा Cl-, ये रहे 1 2 3, हाँ 1 मोल H+ है 1 मोल C, ऐसे थोड़ी होता है पागल, ना, नॉट लाइक दैट। ऐसे कैसे काउंट करेंगे हम नंबर ऑफ आयंस, बल्कि हम क्या करते हैं, कंडक्टिविटी सॉल्यूशन की मेजर करते हैं। ऐसे सॉल्यूशन जिनमें आयंस बहुत ज़्यादा होते हैं, दे आर हाईली कंडक्टिंग इन नेचर, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के बेसिस पर हमें ये मालूम पड़ता है कि इसमें कितने आयंस प्रेजेंट हैं, ये कितने % टूट गया, तो मालूम पड़ता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऑलमोस्ट कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, एंड दैट्स व्हाई देयर सॉल्यूशंस आर हाईली कंडक्टिंग इन नेचर। समझ में आ गई बात। हालांकि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए, कंडक्टेंस के लिए अलग से एक चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री में, 12th क्लास की NCERT में होता है, वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पढ़ेंगे वो भी जब बारी आएगी उसकी। तो खैर अभी तो बात कर रहे हैं हम कि ये जो हैं इस तरीके से बोलते हैं हाईली कंडक्टिव सॉल्यूशंस होते हैं इन सबके। स्ट्रॉन्ग एसिड्स तो ये थे, स्ट्रॉन्ग बेसिस यही लिख लो, ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स थे। और एग्जाम्पल स्ट्रॉन्ग बेसिस, स्ट्रॉन्ग बेसिस जैसे NaOH, KOH, RbOH, CSOH, बेरियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रॉन्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब जो सॉल्यूशंस होते हैं ये स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं, कंप्लीटली आयोनाइज होते हैं। सॉल्ट्स, ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। सॉल्ट्स कैसे, एसिड बेस के न्यूट्रलाइजेशन से बनते हैं, जैसे कौन, NaCl, पोटेशियम ब्रोमाइड, बेरियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट एटसेट्रा। ये इस तरह के जो सॉल्ट्स होते हैं दे आर ऑल्सो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं। ये हो गए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। ऐसी एक होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स नाम से मालूम पड़ता है कि पूरी तरीके से आयोनाइज नहीं होते। पानी में डुबोया इनको तो पता चला 2%, 5%, 10% ही आयोनाइज हुए। दे डू नॉट आयोनाइज कंप्लीटली, पार्शियल आयोनाइजेशन शो करते हैं, इसलिए बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, क्योंकि पूरा डिसोसिएशन नहीं हो पाता। नेक्स्ट स्क्रीन पे जाएंगे, पहले एक बार बच्चों ये नोट तो करो। बी, weak electrolyte, partially ionized, in water, पानी के अंदर ये partially ionized होते हैं, partially ionized in water, weakly conducting solutions। इनके सॉल्यूशंस की कंडक्टिविटी काफ़ी कम होती है। क्यों? कंडक्टिविटी सॉल्यूशन के अंदर आयनों की वजह से होती है भाई, और आयंस ही बहुत कम बने हैं क्योंकि डिसोसिएशन बहुत कम हुआ है, पार्शियली आयोनाइज हुए हैं। इनके एग्जांपल्स जैसे वीक एसिड्स जो पानी में डुबोने पर पार्शियली आयोनाइज हों, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड RCOH। RCOH के जैसे कॉमन एग्जाम्पल कौन, CH3COH, C6H5, बेंजोइक एसिड, COH बड़े फेमस एसिड होते हैं ये, एसिडिक एसिड, बेंजोइक एसिड, एसिफॉर्मिक एसिड, HCOOH, फॉर्मिक एसिड। और भी जैसे HCN, जैसे HOCN, जैसे और H2CO3। H2CO3 मतलब कार्बोनिक एसिड, इसका नाम है कार्बोनिक एसिड। एन एग्जाम्पल ऑफ द वीक एसिड, तो ये HCN, HOCN, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, H2CO3, H3PO4,
एटसेट्रा। ये सब कैटेगरी कौन सी कैटेगरी में आएंगे? वीक एसिड्स, इनका पार्शियल आयोनाइजेशन है। अब जैसे मान लो HCN है, बहुत कम टूटता है, 1-2% मुश्किल से, तो H+ आएंगे और CN- बनेंगे तो सही, बट बहुत कम बनेंगे। और आयन अगर कम बनेंगे तो ऑब्वियसली ऐसे सॉल्यूशन की कंडक्टेंस क्या होगी? काफ़ी कम होगी। सो दैट्स व्हाट वी आर सेइंग हियर। तो नोट भी करते जाओ साथ के साथ, बात याद भी रखने हैं ये इस तरह के वीक बेसिस, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एनिलीनियम हाइड्रोक्साइड एटसेट्रा। अमोनिया के मोस्टली डेरिवेटिव्स होते हैं ये, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये एक वीक बेस है, पार्शियली आयोनाइज होगा। एनिलीनियम हाइड्रोक्साइड, एनिलीन से बना है ये, एनिलीनियम हाइड्रोक्साइड, जैसे इसको तो बोलते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड और इसे बोलते हैं एनिलीनियम। एनिलीनियम हाइड्रोक्साइड, तो इस तरीके से डिफाइन करते हैं। ये हो गए वीक एसिड्स। एक और होते हैं, यहीं पे लिख लेता हूं, जगह मिल रही है, सी, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। वो नाम से ही मालूम पड़ रहा होगा, जरा तुम ही बताइयो क्या कहना चाह रहा हूं मैं। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स? ये वो सॉल्यूशंस हैं, वो सब्सटेंस हैं जो पानी में डुबोए तो आयोनाइज ही नहीं होते, नो आयोनाइजेशन, नो आयंस आर प्रेजेंट, सो देयर सॉल्यूशंस आर नॉन कंडक्टिंग। उससे मालूम पड़ता है कि ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। तो लिखो नो आयोनाइजेशन इन वाटर, तो पानी के अंदर ये आयोनाइज ही नहीं होते, इसलिए नॉन कंडक्टिंग सॉल्यूशन। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इनकी नेग्लिजिबल होती है, वीकली कंडक्टिंग थे वो, ये नॉन कंडक्टिंग सॉल्यूशंस होते हैं। और इनके एग्जाम्पल, ये वो सब्सटेंस होते हैं जो पानी में घुल तो जाते हैं, घुल गए बट कंडक्ट नहीं करते, जैसे ग्लूकोज, यूरिया, फॉर्मूला तो पता है ना यूरिया का, व्हाट, NH2CO NH2। ग्लूकोज का फॉर्मूला तो पता है ना, C6H12O6। सुक्रोज क्या फॉर्मूला, C12H22O11। इथेनॉल, मिथेनॉल एटसेट्रा, ये वो एग्जाम्पल्स हैं। अब एल्कोहल्स हैं ये, मिथेनॉल और इथेनॉल, पानी में घुल जाते हैं, फ्रीली सॉल्युबल हैं पानी के अंदर। क्यों? बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बच्चे जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ चुके होते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जानते हैं कि एल्कोहल्स आर फ्रीली सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन वाटर एंड एल्कोहल्स। इसी कारण से ग्लूकोज की स्ट्रक्चर, यूरिया या सुक्रोज, आप ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 12th क्लास में पढ़ते हैं, इनकी स्ट्रक्चर्स में बड़े लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनमें भी OH ग्रुप्स होते हैं, COH ग्रुप्स होते हैं, जिनकी वजह से ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं वाटर में, इसलिए दे आर सॉल्युबल इन वाटर। सॉल्युबल तो हैं, टूटते ना हैं। और जब आयंस में नहीं टूटे तो आयंस ही नहीं बने सॉल्यूशन में, और सॉल्यूशन में आयंस ही नहीं होंगे तो आप इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस नहीं पा सकते उससे। Solution will not show any electrical conductance if ions are not present. तो ऐसे सॉल्यूशंस नॉन कंडक्टिंग सॉल्यूशंस होते हैं, इनकी कंडक्टेंस जो होती है वो नेग्लिजिबल होती है, तो वहीं से मालूम पड़ता है कि ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट हैं, आयनों में नहीं टूटे हैं। तो मेनली वी आर गोइंग टू डील विद द 2 टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इन दिस चैप्टर। चैप्टर का नाम ही क्या है? आयनिक इक्विलिब्रियम। और आयनिक इक्विलिब्रियम में आयंस तो बनने चाहिए, और आयंस कहाँ बन रहे हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में और वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में। ये याद भी रखेंगे आप कि कौन से एग्जाम्पल्स हैं वीक एसिड्स के, वीक बेसिस के, स्ट्रॉन्ग एसिड के, स्ट्रॉन्ग बेसिस के। हाँ, सॉल्ट्स आर कंसिडर्ड टू बी द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, ये बात लिख चुके हैं इससे प्रीवियस स्क्रीन पर हम। लिखिए जरा ये सब बात टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में। अब इसी में आगे बढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के बाद में वी शैल टॉक अबाउट आर्हेनियस थ्योरी ऑफ डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन। नोट करो, हेडिंग लिखो,
Arrhenius theory of ionization or dissociation. What is Arrhenius theory of dissociation? Arrhenius साहब ने ये कहा कि when an electrolyte is added into water or a solvent, then it undergoes ionization. और एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है, एक डायनामिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है बिटवीन द आयंस एंड अनडिसोशिएटेड इलेक्ट्रोलाइट. तो क्या है ये? व्हेन एन इलेक्ट्रोलाइट, देखो भाई मैं थोड़ा, आपको पता भी है कि मैं थोड़ा लिखवाता जाता हूँ, बट इस बहाने से आपके नोट्स बड़े अच्छे बनते हैं, किसी किताब की जरूरत ही नहीं पड़ती. ऑफकोर्स एक किताब तो पढ़नी होती है आपको, कौन सी? एनसीईआरटी. बाकी किसी किताब की कोई जरूरत नहीं है. नोट्स फॉलो करो, डीपीवी शीट सॉल्व करो, हो गया. अच्छे से अच्छा, बड़े से बड़ा चैप्टर, टफ से टफ चैप्टर. टफ तो कुछ होता नहीं मेरी परिभाषा में. तो टफ जब बनता है जब आप लापरवाही करते हो उसमें. तो व्हेन एन इलेक्ट्रोलाइट इज डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट, हालांकि हम अपने सॉल्वेंट के लिए वाटर ही मान के चलते हैं, पूरा चैप्टर हमारा वाटर सॉल्वेंट के ऊपर ही बेस्ड है, एक्वस सॉल्यूशन के ऊपर. तो व्हेन इलेक्ट्रोलाइट इज डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट, देयर एग्जिस्ट डायनामिक इक्विलिब्रियम between ions and unionized electrolyte. डायनामिक इक्विलिब्रियम इसलिए क्योंकि इक्विलिब्रियम आने के बाद भी फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शंस चलती रहती हैं. ये बात हम केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ चुके हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम में. कि इक्विलिब्रियम की जो नेचर होती है वो डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है. इक्विलिब्रियम आने के बाद भी रिएक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों चलती रहती है. जैसे एग्जांपल लेके बात करें, जैसे मान लो AB कोई इलेक्ट्रोलाइट है, एक्वस. एक्वस का मतलब इट हैज डिसॉल्व्ड इन सॉल्यूशन, पानी के अंदर वो घुल गया. ये पार्शियली मान लो आयोनाइज हुआ, A प्लस एक्वस प्लस B माइनस एक्वस. अब ये तो आप जानते हो कि हर इलेक्ट्रोलाइट का अपना एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा. तो K इक्विलिब्रियम या K डिसोसिएशन बोल दो इसको, K डिसोसिएशन इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ A प्लस इंटू B माइनस अपॉन AB. ऐसे तो लिखते हो आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो ये डिसोसिएशन कांस्टेंट लिख दिया क्योंकि डिसोसिएशन हो रहा है. तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू डिसोसिएशन कांस्टेंट. मान लो T इज इक्वल टू 0 पर. T इज इक्वल टू 0 का मतलब होता है शुरुआत में मान लो कंसंट्रेशन C थी, ये कितना था? 0 था, ये 0 था. T इज इक्वल टू T इक्विलिब्रियम पर मान लो इसमें से अल्फा टूट गया. अल्फा इज द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. तो क्या बना ये? C अल्फा. ये क्या बना? C अल्फा. वेयर अल्फा इज व्हाट? हालांकि अल्फा कोई नई चीज नहीं है आपके लिए, केमिकल इक्विलिब्रियम में बच्चे पढ़ते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को. तो वेयर अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ही बोल सकते हो इसको आप. तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन जरा वैल्यू पुट करियो तो K डिसोसिएशन किसी इलेक्ट्रोलाइट के लिए वुड बी इक्वल टू A प्लस E. कंसंट्रेशन कितनी है बताओ इक्विलिब्रियम पर? C इंटू अल्फा, C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन C1 माइनस अल्फा. एक्सप्रेशन पता है किस तरीके से लिखते हैं आप? एक C कैंसिल आउट हो गया तो क्या बन गया ये? एंड दिस इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा. दिस इज K डिसोसिएशन. दिस इज K डिसोसिएशन. तो K डिसोसिएशन इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा. इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1, जहां पर अल्फा है डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. कौन सा इलेक्ट्रोलाइट? AB. एंड C इज द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन या कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट. तो K डिसोसिएशन का ये एक्सप्रेशन होता है. अब ये जो अल्फा है ये कई फैक्टर पर डिपेंड करता है. अल्फा कई फैक्टर पर डिपेंड करेगा. ऑब्वियसली अल्फा की वैल्यू ऑलमोस्ट 1 होगी अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा. एक बात याद कर लेना, अल्फा के बारे में ध्यान रखना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की कोई यूनिट, कोई डायमेंशन नहीं होती.
ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएटेड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इनिशियली टेकन। तो ये रेशियो है मोल्स का। तो बच्चों ध्यान देना, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसकी कोई यूनिट नहीं होती। अल्फा कई फैक्टर्स पे डिपेंड कर सकता है। कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, दैट ऑल्सो वी आर गोइंग टू लर्न नाउ। पहले ये पूरी बात नोट करो और फिर हेडिंग लिखो, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन अल्फा। नोट करो, लिखो हेडिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन अल्फा। कई फैक्टर्स हैं विच अफेक्ट डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। जैसे पहला, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब देखो इलेक्ट्रोलाइट अभी अभी थोड़ी देर पहले आप पढ़ के चुके हो। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अगर है तो ऑब्वियसली पूरा ही टूट जाता है, तो अल्फा क्या बन जाएगा, 1। अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू 1 ही पॉसिबल है, पूरा ही टूट जाए इलेक्ट्रोलाइट। जैसे HCl, HBr, NaOH, KOH, बेरियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा विल बी नियरली इक्वल टू 1 और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा काफ़ी कम होगा काफ़ी कम होगा। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो 0 होगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो टूटता ही नहीं वो, तो अल्फा इज 0। तो क्या बोलोगे, अल्फा इज नियरली 1 फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट alpha is nearly 1 for a strong electrolyte and much less than 1 for a weak electrolyte. तो अल्फा इज नियरली 1 फॉर a strong electrolyte and much less than 1 for a weak electrolyte। ऑब्वियस सी बात है। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे इस तरीके से डिपेंड करेगा। दूसरा, it will also depend on the nature of solvent। वैसे तो हमारा जो चैप्टर है वो एक्वस सॉल्यूशन के बारे में है, तो यूनिवर्सली वी टेक वाटर एज ए सॉल्वेंट। हमारे पूरे चैप्टर में कुछ ना कहा जाए तो भी हम पानी को सॉल्वेंट मानते हुए सारे क्वेश्चन उसी तरीके से सॉल्व करेंगे एक्वस सॉल्यूशन के लिए। बट एक बात तो क्लियर है, सॉल्वेंट पूरी दुनिया में केवल पानी थोड़ी है। सॉल्वेंट तो बेंजीन भी हो सकता है, कार्बन डाइसल्फाइड भी हो सकता है, अल्कोहल्स भी हो सकते हैं, और भी जना कितने टाइप के सॉल्वेंट्स हैं जो कि पॉसिबल हैं। तो सॉल्वेंट पानी क्या है, पोलर सॉल्वेंट है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट विल बी हाई इफ पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट इज मोर। और पोलैरिटी को मेजर करने के लिए, सॉल्वेंट की पोलैरिटी को मेजर करने के लिए एक टर्म होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम ये टर्म इस्तेमाल करते हैं केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज़्यादा होगा सॉल्वेंट का, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन उतना ही ज़्यादा होगा। तो लिखो, हायर इज द वैल्यू ऑफ dielectric constant of solvent greater will be alpha। ग्रेटर विल बी अल्फा। जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा अल्फा उतना ही ज्यादा होगा सॉल्वेंट का। अच्छा, वाटर क्यों वन ऑफ द बेस्ट सॉल्वेंट है फॉर इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज वेरी हाई फॉर वाटर। तो लिखेंगे इस बात को, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज वेरी हाई। किसी को याद है लगभग कितना है, नियरली 80 फॉर वाटर। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज वेरी हाई फॉर वाटर
and hence water is one of the best solvent for electrolytes. आयनिक कंपाउंड्स के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स आयनिक कंपाउंड्स, ये तो एक रूल भी है, जनरल सॉल्युबिलिटी का रूल भी है। केमिकल बॉन्डिंग में इस बात को पढ़ते हैं कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक। आयनिक कंपाउंड्स बढ़िया से घुलते हैं और टूटते भी हैं पानी के अंदर, हाईली पोलर सॉल्वेंट के अंदर, और नॉन पोलर कंपाउंड्स आर बेटर सॉल्युबल इन द नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे बेंजीन, जैसे CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड जिसे बोलते हैं हम, CS2 कार्बन डाइसल्फाइड, इस तरह के सॉल्वेंट्स। तो अभी तो हम इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हैं, आयन प्रोड्यूस होने हैं। तो आयन प्रोड्यूस कहाँ होंगे? जहाँ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला वन ऑफ द सॉल्वेंट, मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट इज व्हाट? वाटर। तो इसका मतलब वाटर जो है वो एक बढ़िया सॉल्वेंट है फॉर इलेक्ट्रोलाइट, फॉर डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इनटू आयंस। तो हायर इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ग्रेटर विल बी द अल्फा ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। आ गई बात समझ में? अच्छा, इस बात को आप चाहो तो समझ भी सकते हो। मैं समझाने का आपको थोड़ा सा तरीका बताता हूँ। जैसे मैं यहीं लिखूँ, चलो नेक्स्ट स्क्रीन पे चलते हैं, पहले नोट करो ये पूरी बात। मतलब ऐसा क्यों है, जरा ध्यान दो। आपने ये फॉर्मूला बड़ा कॉमन होता है कि आयनों के बीच में एक फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स या कूलम्बिक फोर्स जो होता है वो ऐसा होता है। बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स F इज इक्वल टू क्या? K Q1 Q2 अपॉन D इंटू आर स्क्वायर। ये होता है भाई, मालूम है ना? जहां पर K जो है 1/4πε0 के बराबर होता है। ये कांस्टेंट की वैल्यू होती है, कांस्टेंट ही होता है तो। और D होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ऑफ मीडियम। Q1 Q2 चार्जेस हैं, चार्ज पार्टिकल्स पर चार्जेस, एंड R इज सेपरेशन बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स। तो सेपरेशन बिटवीन चार्ज पार्टिकल R है, Q1 Q2 चार्जेस हैं, D इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। तो K Q1 Q2 अपॉन D इंटू आर स्क्वायर, ये है कूलम्बिक फोर्स। सर ये कहाँ से फिजिक्स पढ़ रहे हैं क्या? अरे ना, सुन तो ले, फिजिक्स की बात ना, बगैर फिजिक्स के तो कुछ है ही नहीं, अगर बगैर मैथ से कुछ है ही नहीं। आपस में सब साइंस ही तो है भैया ये। अब एक बात सुनो, जैसे मान लो कोई इलेक्ट्रोलाइट है NaCl, सोडियम क्लोराइड। आपको तो पता है सोडियम क्लोराइड NaCl है, और NaCl एक सॉलिड होता है, खाने वाला नमक, टेबल सॉल्ट, सॉलिड होता है सफ़ेद रंग का, वाइट कलर का। ये रहा हथेली में, मान लो मैंने नमक रख लिया, थोड़ा सा नमक लिया, रख लिया वाइट कलर का, ये सॉलिड है। और आप तो जानते हो सॉलिड में इंटर एटॉमिक फोर्सेस या इंटर आयनिक फोर्सेस बहुत ज़्यादा हैं। यही तो बोलते हैं हम, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा, Na+ और Cl- के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं, जिन्हें हम आयनिक बॉन्ड्स बोलते हैं। आयनिक कंपाउंड है NaCl, आयनिक बॉन्ड्स हैं, तो Na+ और Cl- में एक स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस हैं। इस कारण से ये सॉलिड है, इसको तोड़ना आसान काम नहीं है। Na+ और Cl- को सॉलिड NaCl से अगर मैं अलग अलग करना हो तो आपको हीट करा, मान लो हीट करो, इसे बॉन्ड तोड़ लेंगे, तो पता चला NaCl का मेल्टिंग पॉइंट लगभग 800 डिग्री सेल्सियस, 800 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। सो दिस इज सच ए हाई टेम्परेचर, 800 डिग्री सेल्सियस। इफ यू हीट sodium chloride by 800 डिग्री सेल्सियस, then it will melt, and after melting it will become liquid, and sodium ion and Cl- will be separated out and they will be moving. इसका मतलब ये आयनिक बॉन्ड तोड़े आपने तो सॉलिड NaCl में, तो आपको हीट करना पड़ा 800 डिग्री सेल्सियस। ठीक,
एक दूसरा तरीका बताता हूं बॉन्ड तोड़ने का, Na+ और Cl- के बीच का जो बॉन्ड है आयनिक बॉन्ड तोड़ने का। क्या? लो एक पानी लो, लिक्विड वाटर, घोल दो नमक, जाने के बाद वो क्या बन गया? Na+ एक्वस एंड Cl- एक्वस। कुछ ना करना पड़ा, नो हीटिंग नथिंग, बस लिया, नमक लिया, पानी था, घोला, चम्मच से घुमा दिया, ये लो, टूट गया आयनों में Na+ एंड Cl- आयंस, टूट गया बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। यहां तो 800 डिग्री सेल्सियस हीट करना पड़ा, और यहां पानी में डुबोते ही वो बगैर हीटिंग के ही आयनों में टूट गया बड़ी आसानी से। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर, D फॉर वाटर मीडियम इज नियरली 80 and D for air or vacuum is equal to 1। अगर सोडियम क्लोराइड था सॉलिड वाला तो यहां डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 था। Na+ और Cl- के बीच में वैक्यूम या एयर भी मान लो, सॉलिड है मान लो, तो Na+ और Cl के बीच में अगर मान लो एयर भी है तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 है तो अच्छा खासा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन Na+ एंड Cl- आयंस, Q1Q2 अपॉन R²। यही अगर पानी में डुबो दिया आपने NaCl सॉलिड, तो अब बताओ मीडियम कौन बन गया? अभी तक तो एयर मीडियम था, अभी मीडियम कौन बन गया? अब पानी आ गया Na+ और Cl- के बीच में, और वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 है, तो इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन Na+ एंड Cl- इज रिड्यूस्ड बाय एन फैक्टर ऑफ 80। आई बात समझ में? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन Na+ एंड Cl- 80 के फैक्टर से 80 के फैक्टर से घट गया when NaCl is dissolved in water, and because of that it is easily ionized, separated out। I hope you have understood the concept। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा मीडियम का, मीडियम कौन? सॉल्वेंट का, जिसमें घोल रहे हैं, तो फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाएगा आयनों के बीच में, आयंस आसानी से बनेंगे, और आयंस आसानी से बनेंगे तो डिसोसिएशन भी ज्यादा होगा। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड द पॉइंट, दिस वाज एन इंपॉर्टेंट वन। ये कौन सा, ये क्या पढ़ क्या रहे थे? अरे पढ़ क्या रहे थे? फैक्टर्स अफेक्टिंग डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन अल्फा। पहला तो पढ़ा हमने नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो अल्फा इज नियरली 1, वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो 1 से काफी कम होगा, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो 0 होगा अल्फा की वैल्यू। दूसरा, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सॉल्वेंट का जितना ज्यादा, आप कहोगे अल्फा की वैल्यू उतनी ही ज्यादा। तो इस तरीके से डिफाइन करते हो। और भी फैक्टर्स हैं, नोट करो। जैसे C, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। हालांकि कंसंट्रेशन का प्रभाव हम अलग से पढ़ेंगे, थोड़ी देर में पढ़ लेंगे, बट अलग से पढ़ेंगे, तो इस पर लिख लो, विल स्टडी इन ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ आफ्टर सम टाइम, तो रेफर टू ओस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ। तो इट रेफर्स टू द ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ थोड़ी देर के बाद भी पढ़ लेंगे, अलग से पढ़ेंगे, एक हेडिंग डाल करके। वहां पे मालूम पड़ेगा कंसंट्रेशन चेंज कर दें सॉल्यूशन की, घटा दें या बढ़ा दें, तो अल्फा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ऑल दैट वी विल सी, राइट। तो ये सी है, इस पर दोबारा रिविजिट करेंगे। फोर्थ, टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है, लेट अस सी। डी, टेम्परेचर। अब देखो, ये तो आपने केमिकल इक्विलिब्रियम में ली चैटिलियर प्रिंसिपल पढ़ लिया। ली चैटिलियर या ली चैटिलियर वो एक ही बात है। केमिकल इक्विलिब्रियम में टेम्परेचर का प्रभाव पढ़ा था आपने ये पढ़ा था कि अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फॉरवर्ड जाएगा, और एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर बैकवर्ड आ जाएगी रिएक्शन। यहां भी वही है। अगर मान लो कोई इलेक्ट्रोलाइट है, पानी में डुबो रहे हैं, सॉल्यूशन बना रहे हैं, और टेम्परेचर का प्रभाव क्या पड़ेगा उसको देखें, तो एक बात तो क्लियर है, एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन है अगर इलेक्ट्रोलाइट का, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर वो ज़्यादा घुलेगा, ज़्यादा टूटेगा, अल्फा की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो लिख भी देंगे, ये तो एज पर द ली चैटिलियर प्रिंसिपल,
फॉर एंडोथर्मिक dissolution of electrolyte, टेम्परेचर बढ़ाने पर अल्फा बढ़ेगा। फॉर एक्सोथर्मिक डिसोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, टेम्परेचर बढ़ाने पर अल्फा घटेगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन है इलेक्ट्रोलाइट का तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा, ज़्यादा घुलेगा, ज़्यादा टूटेगा वो। और यदि एक्सोथर्मिक है तो वो जितना टूट रहा होगा उतना भी नहीं टूटेगा, कम हो जाएगा, तो अल्फा घटेगा। बट अब आप बच्चों को ये भी याद रखना चाहिए कि जनरली डिसोल्यूशन ऑफ मोस्ट इलेक्ट्रोलाइट, मोस्ट सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट्स इन वाटर इज एंडोथर्मिक। तो लिखेंगे इन जनरल dissolution of most electrolytes is endothermic, in general dissolution of most electrolytes is endothermic and hence टेम्परेचर बढ़ाने पर अल्फा बढ़ता है। तो मोस्ट इलेक्ट्रोलाइट्स का जो डिसोल्यूशन है वो एंडोथर्मिक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर अल्फा बढ़ जाता है फॉर मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इस तरीके से याद रखेंगे। इसी में एक और चीज आएगी, व्हाट कॉमन आयन इफेक्ट। व्हाट इज कॉमन आयन इफेक्ट? अल्फा इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि कॉमन आयन को इस सॉल्यूशन में ऑलरेडी प्रेजेंट था या नहीं, वो भी देखेंगे। तो हेडिंग लिखेंगे यहाँ कॉमन आयन, अलग अलग ही स्क्रीन पर लेते हैं, नोट करो इसको। ई कॉमन आयन इफेक्ट। व्हाट इज कॉमन आयन इफेक्ट? एग्जाम्पल से पहले तो स्टेटमेंट लिख दो। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन अल्फा ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट is suppressed or decreased in presence of common ion. Degree of ionization of an electrolyte is suppressed or decreased in presence of common ion. Common ion के presence में degree of ionization of the electrolyte घट जाता है। मैं एग्जाम्पल लेके बात करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, पानी के अंदर मान लो एसिटिक एसिड प्रेजेंट है और उसका इक्विलिब्रियम इस तरीके से स्टैब्लिश्ड होगा, CH3CO- एंड H+। अब किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का अपना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो होगा, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के डिसोसिएशन को यहाँ आप Ka भी बोल सकते हो, Ka। सर ये A क्या है? एसिड्स के लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ka बोल देते हैं, A स्टैंड्स फॉर एसिड्स। ऐसी बेस है तो K भी बोल देंगे, इस टाइप से। तो मान लो जैसे Ka है एसिटिक एसिड का, पानी के अंदर डुबोया, टूट रहा होगा, कुछ तो टूट रहा होगा, एंड दैट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ CH3CO- इंटू H+ अपॉन CH3COH। ये एक्सप्रेशन तो लिखोगे, K से कंफ्यूज मत हो, ये ऐसे याद रख लो। एसिड के लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या लिखेंगे? K। बेस के लिए क्या लिखेंगे? Kb। B स्टैंड्स फॉर बेस, A स्टैंड्स फॉर एसिड। तो एसिड और बेस के लिए इस तरीके से लिखेंगे। तो एसिडिक एसिड का ये इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड है, ठीक है, बढ़िया है, मजे में है, सारी जिंदगी ऐसे निकाल देंगे ये। इक्विलिब्रियम तो किसी के लिए सबसे स्टेबल स्टेट होती है, हर कोई इक्विलिब्रियम की तरफ जाना चाहता है, हर कोई स्टेबल, क्योंकि स्टेबल सिस्टम है, इक्विलिब्रियम इज द मोस्ट स्टेबल स्टेट और एवरीबॉडी इज चेजिंग फॉर स्टेबिलिटी।
आप भी तो जो जेई की तैयारी कर रहे हो, आईआईटी या आईआईटीएन बनने के लिए आज जो तैयारी कर रहे हो, ये भी तो स्टेबिलिटी के लिए ही कर रहे हो। लाइफ में स्टेबिलिटी आए, बढ़िया से ठहराव आए, इनकम आए, आईआईटीएन बनोगे, वहाँ से जॉब करोगे, खूब सारा पैसा आएगा, शोहरत मिलेगी, रेस्पेक्ट होगी सोसाइटी में, बढ़िया पैसा आएगा, बढ़िया रिश्ते आएंगे शादी के लिए। नहीं दहेज पहेज कुछ नहीं, आजकल कुछ ना चलता है, ये सब फालतू की बातें हैं, उल्टा सिस्टम है आजकल तो इनफैक्ट। तो स्टेबिलिटी होगी, आगे लाइफ होगी, आपके बच्चों की जो परवरिश है वो बढ़िया होगी, सिक्योर्ड करियर होगा, उनको भी आईआईटीएन बनाओगे, विदेश भेजोगे। क्या है ये? स्टेबिलिटी तो है, फाइनेंशियल सोशल सिक्योरिटी काइंड ऑफ थिंग। तो एवरीबडी इज चेजिंग फॉर स्टेबिलिटी। अब कहोगे सर आप भी तो स्टेबिलिटी के पढ़ा रहे हो। अरे हाँ भाई, मेरा भी परिवार है, बीवी बच्चे हैं, मैं भी खाना खाता हूँ यार, कुछ तो चाहिए। मैं तो खैर दाल चावल रोटी खाता हूँ दोनों तीनों वक्त। ये पिज़्ज़ा बर्गर, ये वो चाउमीन मोमोज़, ये बहुत ही बकवास चीज़ें हैं, मेरे से तो खाई भी नहीं जाती। यहाँ कनपट्टी पे कोई गन रख दे और तब खिला दे तो बात अलग है, बाकी तो आई डू नॉट लव। ये मोमोज तो कच्चे कच्चे पता नहीं क्या लगते हैं यार। इडली अच्छी चीज़ है, इडली खा लेता हूँ मैं। मैंने किसी से बोला यार ये मोमोज कैसे खाते हो यार तुम, ये कच्चे कच्चे से अजीब से, मतलब ऐसे जैसे कच्चा भोजन पेट में भर रहा हो, मैदा खा रहे हो। तो बोले यार आप इडली तो खा लेते हो, इडली भी तो ऐसी दिखती है। मैंने यार इडली तो बढ़िया चीज़ है, दाल और चावल से मिलकर के बनती है, फर्स्ट क्लास स्टीम्ड कुकड फूड है। ये तो मैदा है, मैदा भर रहा हुआ, आप हाथों में चिपकेगी और नुकसान करेगी। अच्छा खाएं, अच्छा सोचें, बढ़िया नींद लें, नो स्ट्रेस, ऑल प्रिपरेशंस। एसिड और बेस, वापस आओ, काम की बात करेंगे, फालतू की नहीं। एसिड के लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के यूज़ करेंगे, बेस के लिए के बी। अब ये इक्विलिब्रियम है, ये मजे में है, ये तो ज़िंदगी चलती रहेगी इनकी ऐसी। बट नहीं, आपसे इसकी खुशी देखी नहीं गई। आपने मान लो इसमें कोई कॉमन आयन मिला दिया, से HCl गैस is passed into this solution। मान लो इस पूरे सॉल्यूशन में आपने HCl गैस मिला दी। अब पानी तो है इसमें, तो वो HCl जो होगी वो पानी में जाकर के टूट जाएगा H+ एंड Cl-। HCl is highly soluble in water, और पानी में जाते स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। आपको पता है ये SA मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जबकि ये क्या था? वीक इलेक्ट्रोलाइट, WA वीक इलेक्ट्रोलाइट, ऐसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। HCl पूरा टूट गया, देखो ये आया है कॉमन आयन। गैस मिलाने का एक फायदा होता है, ये क्वेश्चन सॉल्विंग में भी काम आएगा, कि बाहर से आप किसी सॉल्यूशन में अगर गैस मिला रहे हैं तो गैस एग्जिस्टिंग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, उसको खास चेंज नहीं कर पाता। गैस की वजह से वॉल्यूम चेंज नेग्लिजिबल मानते हैं क्वेश्चंस में। तो कहने का मतलब क्या हुआ? H+ एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हो गया, प्रोडक्ट एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हो गया। और आपको तो पता ही है ली-चार्टिलियर प्रिंसिपल से, इफ कंसंट्रेशन ऑफ वन ऑफ द प्रोडक्ट इज इंक्रीज्ड देन इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड शिफ्ट। जैसे आपने बाहर से H+ कंसंट्रेशन मिलाई, इक्विलिब्रियम शिफ्टेड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, ली-चार्टिलियर प्रिंसिपल। तो इन प्रेजेंस ऑफ H+ concentration, equilibrium of CH3COH shifts backward, and alpha of CH3COH decreased। एरो डाउन का मतलब घट गई। तो यही तो हमने कहा, क्या कहा था? डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन अल्फा ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज सप्रेस्ड ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट ऑफ अ वीक, ऐसे कर लो इसको, वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट लगता है, एप्लीकेबल ऑन वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो पूरा ही टूटा पड़ा है, उस पर नहीं लगता कॉमन आयन इफेक्ट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो कंसंट्रेशन कम हो, ज्यादा हो, कुछ भी हो, तो पहले ही पूरा टूटा पड़ा है।
तो उसमें कॉमन आयन इफेक्ट नहीं लगता, तो एप्लीकेबल ऑन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज सप्रेस्ड, चाहे वो वीक एसिड हो या वीक बेस हो, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन। दिखाई पड़ रहा है, लीचेटी प्रिंसिपल पढ़ा है ना आपने कि बाहर से HCl मिलाया तो दोनों में बताओ कॉमन आयन कौन सा है, H+, इसमें भी यहां भी, तो H+ कंसेंट्रेशन बढ़ गई, इक्विलिब्रियम शिफ्टेड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। बैकवर्ड डायरेक्शन का मतलब यह हुआ कि जितना एसिडिक एसिड टूट रहा था अब उतना भी ना टूटेगा, अल्फा घट गया। तो इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन द आयोनाइजेशन ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट इज सप्रेस्ड, घट जाता है। 2-4% टूट रहा था, अब वो भी ना टूटेगा और कम टूटेगा। सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ द कॉमन आयन एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसे बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट, करें नोट। नेक्स्ट हेडिंग आएगा ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, तो लिखो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। जैसे मैंने कहा था, कंसंट्रेशन का क्या प्रभाव पड़ेगा ऑन द डिसोसिएशन ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट। ऑफ कोर्स इट इज एप्लीकेबल फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो है क्या ये इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन वेरिएशन ऑन अल्फा फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये याद रखना, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो मैंने वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लिखा है ये। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कंसंट्रेशन का प्रभाव क्या पड़ेगा, जैसे हमने मान लो जैसे एग्जांपल लिया था ना, ये AB कोई इलेक्ट्रोलाइट है एक्वस और पार्शियली आयोनाइज हो रहा है A+ एक्वस एंड B- एक्वस। मान लो इसी कंसंट्रेशन C है T=0 पर, T=T इक्विलिब्रियम पर कुछ तो खर्च हुआ होगा, अल्फा मान लो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन है। तो क्या बना, ये 0 था, ये 0 था, C अल्फा। तो आप तो जानते हो के डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट AB कैसे लिखते हो, कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट्स। तो कितना आ गया, C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन C। ये हमने लिखा भी था थोड़ी देर पहले। तो C से एक C कैंसिल आउट हो गया, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। दिस इज के डिसोसिएशन। चलो इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दी, ठीक है। अब अल्फा है अल्फा हम पढ़ क्या रहे थे, हम तो ये पढ़ रहे हैं व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट अल्फा, नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, टेम्परेचर, कॉमन आयन इफेक्ट और एक और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां पर के डिसोसिएशन इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा है। वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो कई बार हम अल्फा को इग्नोर कर देते हैं इन कंपैरिजन टू 1। और खासकर अभी थोड़ी देर में देखोगे भी कि कंसंट्रेशन अगर अच्छी खासी हाई हो तो अल्फा कैन बी इग्नोर्ड इन कंपैरिजन टू 1। तो फॉर ए वीक इलेक्ट्रोलाइट at moderate to high concentration for a weak electrolyte moderate to high concentration alpha is much less than 1, तो we can take 1 minus alpha nearly equal to 1। तो फिर इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, इक्वेशन 1 becomes क्या बन गई, के डिसोसिएशन इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन नियरली 1 आ गया। अब मान लो इसमें ऐसे बोल दें, इफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, बल्कि ऐसे कहो इस बात को, आपको तो पता है कि कॉन्सेंट्रेशन C इज इक्वल टू व्हाट, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। भाई ये कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है तो ये क्या बोलोगे, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड दिस इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन वॉल्यूम, और ऑल्सो कॉल्ड डाइल्यूशन।
नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वी, तो वी डाइल्यूशन है और सी कंसेंट्रेशन है। फॉर ए गिवन सॉल्यूशन ऑफ कोर्स साफ दिखाई पड़ता है, अगर एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स अगर डाल दिए जाएं मान लो सॉल्यूशन में, तो कंसेंट्रेशन इज नथिंग बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूशन। ये जो वी है ना वॉल्यूम, जैसे वॉल्यूम बढ़ता है तो कहते हैं सॉल्यूशन डाइल्यूट हो रहा है, पानी मिला रहे हैं उसमें, तो वी को हम कई बार डाइल्यूशन भी बोलते हैं। एंड डाइल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन, तो यहां से साफ दिखता है कि कंसेंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूशन वी। तो कई बार हम कहते हैं ना कि व्हाट इज द लेवल ऑफ डाइल्यूशन, इसका मतलब वॉल्यूम कितने गुना बढ़ा, तो कंसेंट्रेशन इज रेसिप्रोकल ऑफ डाइल्यूशन। कंसेंट्रेशन बढ़ रही है मतलब डाइल्यूशन घट रही है, कंसेंट्रेशन घट रही है तो डाइल्यूशन बढ़ रही है। ये शब्द इस्तेमाल करेंगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लॉजिकल क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप जो आते हैं। तो यहाँ से जरा देखना फिर इक्वेशन क्या बन गई, साफ दिखाई पड़ता है कि के डिसोसिएशन इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। तो एक तरीके से सी की जगह रख दिया हमने एन अपॉन वी अल्फा स्क्वायर, तो एक तरीके से यूं भी कह सकते हैं के डिसोसिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बल्कि यूं बोलो, यहां से साफ दिखाई पड़ता है कि अल्फा स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ के डिसोसिएशन अपॉन सी, और अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ सी। बट आपको पता है कि सी इज सी की जगह क्या रख सकते हैं, 1 वी, ऐसे भी कह सकते हो, तो यूं भी कह सकते हैं कि अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूशन। भैया आपने साफ देखा एक्सप्रेशन से कि अल्फा जो है के डिसोसिएशन अपॉन सी आ गया ये स्क्वायर रूट में। अब के डिसोसिएशन तो कांस्टेंट है एट ए गिवन टेम्परेचर, तो इसका मतलब अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ कंसेंट्रेशन। कंसेंट्रेशन बढ़ाओगे तो अल्फा घटेगा, और कंसेंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूशन, तो एक तरीके से अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डाइल्यूशन। डाइल्यूशन बढ़ाओगे मतलब कंसेंट्रेशन घटाओगे तो अल्फा बढ़ेगा फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट, यही है वो मेन पॉइंट। नोट करो यहां तक की बात, मैं इस मेन पॉइंट को अगली स्क्रीन पे लूंगा, नोट इट डाउन। थोड़ा सा कट रहा है इसको, 1 मिनट, हाँ अब ठीक है। राइट, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि फॉर ए वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट चाहे वो वीक एसिड हो, वीक बेस हो या कोई और वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, साफ दिखाई पड़ता है कि कंसंट्रेशन अगर घटाओगे और डाइल्यूशन बढ़ाओगे, डाइल्यूशन बढ़ना मतलब सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ते जाना, सॉल्वेंट मिलाकर के वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रखते हुए सॉल्यूट के, तो कंसंट्रेशन कम करना मतलब डाइल्यूशन बढ़ना, तो साफ दिखाई पड़ता है अल्फा ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस। तो इसका मतलब एज द सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड अल्फा इंक्रीजेस, और अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है, 1। तो इसका मतलब फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन कम करने पर डाइल्यूशन बढ़ता है और अल्फा बढ़ता है, और डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट, so degree of ionization of a weak electrolyte increases on dilution of solution. जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ाओगे मतलब कंसंट्रेशन कम करोगे, अल्फा बढ़ता जाएगा, और अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है, 1। कैसे वो भी देखो जरा, एक इक्वेशन आपने लिखी थी, व्हाट, के डिसोसिएशन इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। इसको मैं थोड़ा ऐसे लिख देता हूं, देखो, सी अल्फा स्क्वायर प्लस के डिसोसिएशन इंटू अल्फा माइनस के डिसोसिएशन इज इक्वल टू 0। एक तरीके से इक्वेशन को मैंने रीअरेंज करके ऐसे लिख दिया। अब एक बात तो क्लियर है, बात क्लियर है, क्या क्लियर है कि जैसे जैसे अब देखो कैसे, इफ concentration
approaches zero, extremely dilute solution. अगर सॉल्यूशन को एक्सट्रीमली डाइल्यूट ले लें, कंसंट्रेशन टेंडिंग टू जीरो, तो इसका मतलब ये वाला टर्म जो है ये जीरो को टेंड करेगा। तो फिर साफ दिखाई पड़ता है फ्रॉम दिस कि क्या ये टर्म जीरो हुआ तो अल्फा अप्रोचेज वन, के डिसोसिएशन अपॉन के डिसोसिएशन अप्रोचेज वन, अल्फा अप्रोचेज वन। जैसे जैसे कंसंट्रेशन जीरो की तरफ जाती है, मतलब बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है, तो अल्फा अप्रोचेज वन, दैट मींस दैट इज a weak electrolyte starts behaving as a strong electrolyte when solution is extremely dilute. सॉल्यूशन जब एक्सट्रीमली डाइल्यूट हो जाता है तो इवन अ वीक इलेक्ट्रोलाइट स्टार्ट्स बिहेविंग एज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये है वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है। अ वीक इलेक्ट्रोलाइट स्टार्ट्स बिहेविंग एज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट व्हेन द सॉल्यूशन इज एक्सट्रीमली डाइल्यूट। अच्छा, ऐसा वीक इलेक्ट्रोलाइट जो कि बहुत डाइल्यूट होने पर अल्फा जिसका वन अप्रोच करने लगे, तो उस कंसंट्रेशन को, उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं इनफाइनाइटली डाइल्यूट सॉल्यूशन। सच डाइल्यूट सॉल्यूशन such dilute solution where alpha approaches 1 is called infinitely dilute solution. तो सच डाइल्यूट सॉल्यूशन वेयर अल्फा अप्रोचेस 1, बहुत डाइल्यूट हो जाएगा सॉल्यूशन। भाई एक बात तो क्लियर है, जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम करोगे डाइल्यूशन बढ़ेगा, और जब कंसंट्रेशन जीरो अप्रोच करेगी डाइल्यूशन इनफाइनाइट होगा, इनफाइनाइटली डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा। इनफाइनाइट डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब ये नहीं है कि बीकर है उसमें सॉल्यूशन है, ये बाल्टी भर पानी डाल, ड्रम भर पानी डाल, ये नदी का पानी समुंदर पूरा उसी में डाल दिया, ये मतलब नहीं होता। ये मतलब होता है कि जैसे जैसे डाइल्यूट करते हैं अल्फा बढ़ता है, और अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू कम होती है 1। तो व्हेन अल्फा इज अप्रोचिंग 1 देन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड इनफाइनाइटली डाइल्यूट सॉल्यूशन and it starts behaving as a strong electrolyte, though it was a weak electrolyte when the concentration was moderately high or high. तो कहने का मतलब एक वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है वो वीक है यदि कंसंट्रेशन हाई या मॉडरेट है, और जैसे जैसे सॉल्यूशन डाइल्यूट होगा अल्फा बढ़ता जाएगा, स्ट्रॉन्ग की तरफ बढ़ेगा वो, और जब सॉल्यूशन काफ़ी डाइल्यूट हो जाता है, एक्सट्रीमली डाइल्यूट हो जाता है, तो अल्फा अप्रोचेस 1 एंड इट स्टार्ट्स बिहेविंग एज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं हम इनफाइनाइटली डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली डाइल्यूटेड सॉल्यूशन जहां पर अल्फा अप्रोचेस 1, कंप्लीट आयोनाइजेशन एंड बिहेव्स लाइक ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट था, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व करेंगे, इसका यूज भी आएगा जब हम पीएच कैलकुलेट करेंगे, मैं याद दिला दूंगा। तो ये था ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। एक लाइन में कहना हो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ तो क्या बोलेंगे, किसके लिए एप्लीकेबल, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। क्या है ये, कंसंट्रेशन जैसे जैसे कम करते जाओगे डाइल्यूशन बढ़ेगा और अल्फा ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट बढ़ेगा, और यदि सॉल्यूशन एक्सट्रीमली डाइल्यूट हो जाए तो अल्फा अप्रोचेस 1 एंड वी कॉल सच अ वीक इलेक्ट्रोलाइट टू बिकम एज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइटली डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। तो ये था बच्चों व्हाट, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। वहां से अलग से निकाला इसको। तो ये थे फैक्टर्स अफेक्टिंग अल्फा। ये होगा, ये नोट करो जरा, नोट करिए। तो नाउ चलो अभी ये तो शुरुआत में, हालांकि ये आयनिक इक्विलिब्रियम जो पूरा चैप्टर है ना, ये न्यूमेरिकल बेस्ड है, गुणा भाग ही है। इसमें पीएच कैलकुलेशन, कंसंट्रेशन कैलकुलेशंस एंड ऑल दैट, बट वो पोर्शन तो थोड़ा बाद में आएगा। पहले शुरुआत में इसमें कुछ थ्योरेटिकल डेफिनेशंस, कुछ पॉइंट्स होते हैं दैट वी विल सी। कुकर की सीटी आई है, अभी घर में बना रहा हूं ना क्लास। फाइन, तो हाँ लिखो एसिड्स एंड बेसेस।
वैसे तो एसिड्स एंड बेसिस की कई सारी थ्योरीज होती हैं, कई बार हम वो केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ते हैं। मैं थोड़ा सा ब्रश अप कर देता हूँ उन थ्योरीज को। कई थ्योरीज होती हैं, बट हमें जो इस चैप्टर में चाहिए आयनिक इक्विलिब्रियम में, वो हमें चाहिए ब्रॉन्स्टेड-लोरी अप्रोच। कौन सी अप्रोच? ब्रॉन्स्टेड-लोरी अप्रोच। तो ब्रॉन्स्टेड-लोरी अप्रोच में, बट उससे पहले एक आर्हेनियस थ्योरी है। एसिड बेस थ्योरी, आर्हेनियस एसिड बेस थ्योरी में ये सबसे पुरानी थ्योरी है और सॉल्वेंट पानी ही है। इसमें पानी के अलावा कुछ नहीं मान सकते इसमें। तो क्या कहा इन्होंने आर्हेनियस साहब ने कि ऐसा सब्सटेंस जो पानी में डुबोने पर H+ दे तो एसिड और OH- दे तो बेस। सब्सटेंस which furnish H+ in water is acid and the one that furnishes OH- in water is base। ये सबसे पुरानी परिभाषा है। हालांकि बहुत सारे कंपाउंड्स पे आज भी एप्लीकेबल होती है, बट इसकी लिमिटेशंस हैं। इसमें सॉल्वेंट वाटर ही होना है, वाटर के अलावा कोई सॉल्वेंट यहाँ नहीं ले सकते आर्हेनियस अप्रोच में। और आज तो आप जानते हो देयर आर सो मेनी सॉल्वेंट्स, नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स, नॉन एक्वस सॉल्यूशंस भी होते हैं। सॉल्वेंट पानी थोड़ी है, हो सकता है लिक्विड अमोनिया सॉल्वेंट हो, अल्कोहल सॉल्वेंट हो, बेंजीन सॉल्वेंट हो, N2O4 सॉल्वेंट हो। देयर आर सो मेनी अदर टाइप ऑफ सॉल्वेंट्स एंड इनफैक्ट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स भी होते हैं। तो जैसे क्या इनके हिसाब से, जैसे HCl पानी के अंदर ये टूट जाता है H+ एंड Cl-, H2SO4 2H+ प्लस SO4 2-। तो ये क्या हो गए? ये एसिड्स हो गए। तो फिर आर्हेनियस एसिड्स के एग्जाम्पल क्या हो गए? जिनमें भी H+ दिखलाई पड़ता हो, जैसे कौन? HCl, HBr, HI, HF, CH3COOH, H2SO4, HNO3, H3PO4 एटसेट्रा। ये सब क्या हैं? ये एसिड्स ही तो हैं। ये H+ फर्निश करते हैं पानी में डुबोने पर। अच्छा, बेसिस कौन से? जैसे बेसिस में NaOH, ये स्ट्रॉन्ग ही है। तो एक काम करो, सिंगल एरो से काम चल जाता है। तो NaOH पूरा कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है स्ट्रॉन्ग बेस होने की वजह से। तो ये OH- दे रहे हैं, तो ये बेस हो गए। बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये भी स्ट्रॉन्ग बेसिस की कैटेगरी में आते हैं। बेरियम 2+ प्लस 2OH-, तो ये क्या हो गए? ये बेसिस हो गए। तो फिर ब्रॉन्स्टेड बेसिस कौन कौन से? जिनमें OH दिखता हो, जैसे NaOH, KOH, बेरियम हाइड्रोक्साइड एटसेट्रा। तो ये सब जो हैं, ये सब हो गए ब्रॉन्स्टेड बेसिस। हालांकि इस थ्योरी का हमें ऐसा कुछ यूज़ नहीं चाहिए। हमें यहाँ पर बात करनी है दूसरी अप्रोच। 3 मेन अप्रोच होती हैं। ये सबसे पुरानी आर्हेनियस एसिड बेस थ्योरी, दूसरी ब्रॉन्स्टेड-लोरी एसिड बेस थ्योरी जो कि हमें चाहिए अभी, और तीसरी लुईस एसिड बेस थ्योरी जो कि केमिकल बॉन्डिंग में हम थोड़ा ज़्यादा डिटेल में पढ़ चुके होते हैं। खैर, नाउ दिस वाज द फर्स्ट वन, गोइंग टू द सेकंड। पहले एक बार नोट तो करो, मैं जरा पानी पी लूं। Then comes second approach, Bronsted-Lowry
अप्रोच या एसिड बेस थ्योरी एक ही बात है वो तो। ब्रॉन्स्टेड लोरी अप्रोच में सॉल्वेंट वाटर होना जरूरी नहीं है, सॉल्वेंट नीड नॉट बी वाटर। जरूरी नहीं है कि वाटर ही सॉल्वेंट हो, यही सबसे बड़ी सक्सेस है इस थ्योरी की कि वाटर जरूरी नहीं है सॉल्वेंट। अब एसिड बेस अप्रोच है, किसी को एसिड की तरह बिहेव करना है तो दो सब्सटेंस को आपस में मिलाओगे तो जो H प्लस दे वो एसिड और जो H प्लस ले वो बेस। तो H प्लस का जो डोनर है वो एसिड और H प्लस का एक्सेप्टर इज द बेस। स्पीशीज विच डोनेट H plus is acid and which accepts H plus is base. As per this theory, ब्रॉन्स्टेड लोरी अप्रोच में जो H plus दे वो एसिड और जो H plus ले वो बेस। तो अकॉर्डिंगली स्पीशीज विच डोनेट H plus is acid and which accepts H plus is base। जैसे एग्जाम्पल देखो, मान लो HCl को आप पानी में डुबो दो, हालांकि ये रिएक्शन ऑलमोस्ट फॉरवर्ड में चली जाती है तो हम इस तरीके से भी शो कर देते हैं। इस सिंबल का मीनिंग समझ रहे हो आप क्या है? ये सिंबल ये शो करता है कि फॉरवर्ड एरो बहुत बड़ा है, बैकवर्ड एरो बहुत छोटा है। इसका मतलब रिएक्शन इज हाईली शिफ्टेड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। दैट मींस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्विलिब्रियम इज वेरी हाई and equilibrium is shifted highly in the forward direction, almost complete ionization हो जाता है। and बनता क्या है? बनता है H3O plus and Cl minus। इस तरीके से ये एक है। अब इसमें जैसे यहां ध्यान दो, HCl ने H plus लूज किया तो एज पर द डेफिनेशन ऑफ द ब्रॉन्स्टेड लोरी अप्रोच H plus लूज किया है तो ये एसिड बन गया, और H2O ने उस H प्लस को एब्जॉर्ब कर लिया, गेन कर लिया, तभी तो बनाया H3O प्लस, तो ये बन गया बेस। अब इन्हें 1-1 बोल दो। 1-1 क्यों? एसिड 1 बेस 1 कौन? ये कोई फॉर्मूला 1 रेस वाले हैं कि ये शुमाचर बोलते हैं शायद उसको। खैर, तो ये HCl H2O एसिड 1 बेस 1 नहीं, इसलिए नहीं। किसी केमिकल रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन में दो सब्सटेंस को मिलाओगे तो कोई एसिड होगा तो कोई बेस बनेगा, प्रोडक्ट भी तो बनेंगे। जरा उल्टा भी तो देखो, भले ही ये रिएक्शन बैकवर्ड में बहुत कम जा रही है, बट ध्यान दो थोड़ी बहुत जो भी जा रही है तो H3O प्लस ने H प्लस लूज किया तभी तो H2O बना, और Cl माइनस ने H प्लस गेन किया तभी तो HCl बना। तो ये क्या बन गया? बैकवर्ड रिएक्शन के लिए एसिड, इसे बोल दो एसिड 2, एंड दिस Cl माइनस हैज एक्सेप्टेड H प्लस, तो क्या बन गया? बेस 2। बेबी को बेस पसंद है, वो वाला बेस ना है ये, वो शायद बास करने वाला होगा वो जो म्यूजिक में। खैर, एसिड 1 बेस 1 एसिड 2 बेस 2। अच्छा, ये इसका क्या मतलब? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज वेरी हाई। ये सिंबल है कि फॉरवर्ड एरो बहुत बड़ा बना दिया और बैकवर्ड बहुत छोटा, तो ये इंडिकेटर है दैट रिएक्शन इज ऑलमोस्ट शिफ्टेड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसका मतलब ऑलमोस्ट पूरी चली गई, जब भी तो ये स्ट्रांग है, ये स्ट्रांग एसिड बेस है। और ये वीक एसिड बेस हो गया। सर ये कैसे लिखा आपने? अरे आपको तो परिभाषा पता है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वो होते हैं जो कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएं। तो चूंकि रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत ज्यादा है, इसका रिएक्शन HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करता है, पानी में डुबोने पर लगभग पूरा टूट जाता है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ। तो इसका मतलब किसी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर बहुत लार्ज होगा तो रिएक्टेंट्स विल बी द स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस एंड प्रोडक्ट्स विल बी द वीकर एसिड एंड वीकर बेस। तो हाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट of an acid base reaction indicates that the reactants are strong acid and strong base। तो ये भी एक important point है। high equilibrium constant, high value of equilibrium constant of an acid base reaction
indicates high value of equilibrium constant of an acid base reaction indicates that reactant acid and base are strong acid and base। अरे स्ट्रॉन्ग है जब तो पूरा पूरा खर्च हो गया, पूरे पूरे रिएक्ट कर गए। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यही तो बताता है कि रिएक्शन फॉरवर्ड में जा रही है, इसका मतलब रिएक्टेंट्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है एंड प्रोडक्ट आर वीक एसिड एंड वीक बेस बिकॉज दे आर नॉट मूविंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन मच। आई बात समझ में? तो इस तरीके से आपने कह दिया कि ये एसिड है, ये बेस है। अच्छा, वाटर, कई बार जैसे कुछ बच्चों को पहले से पता होता है कि वाटर इन जनरल इज अ वीक एसिड और वीक बेस। सर यहाँ स्ट्रॉन्ग बोल रहे हो आप? अरे सुन लो, वाटर जो है किसी पर्टिकुलर एसिड बेस रिएक्शन में वीक एसिड हो सकता है, किसी और पर्टिकुलर एसिड बेस रिएक्शन में वीक बेस हो सकता है, किसी और पर्टिकुलर रिएक्शन में जैसे ये थी एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव करता है, किसी और रिएक्शन में ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह भी बिहेव कर सकता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि ये किसके साथ कंबाइन है। नो सिंगल कंपाउंड किसी पर्टिकुलर कंपाउंड को एसिड बेस अकेले डिफाइन नहीं हो सकता, किसी दूसरे के कंजंक्शन में साथ में डिफाइन होगा। एसिड बेस बनने के लिए कोई H+ देगा तो कोई H+ लेगा। तो यही H2O यहां पर स्ट्रॉन्ग बेस है, तो हो सकता है किसी और रिएक्शन में एक वीक एसिड बन जाएगा। चलो मैं एग्जांपल ले लूंगा, एक ले लेंगे एग्जांपल। पहले ये पूरी बात नोट करो, जैसे मैं एग्जांपल लेके बता ही देता हूं। जैसे मान लो ऐसे ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल CH3COOH एक्वस प्लस H2। यहां पर ये CH3COOH एसिड की तरह बिहेव करता है और साथ में ये एक H3O+ बना लिया। ये हुआ। इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्विलिब्रियम इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻⁵ अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁵ के ऑर्डर का है एसिटिक एसिड। अब जरा ध्यान देखना, ये तो वीक एसिड ही तो है। ये एक तरीके से वीक एसिड है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज नॉट लार्ज, तो ये वीक एसिड है, तो एक तरीके से ये वीक एसिड हुआ और यहां पर H2O विल बिहेव एज वीक बेस। तो देखो इससे पहले वाली रिएक्शन में कहां, इससे पहली रिएक्शन ये वाली देखो, ये रही। यहां पर वाटर क्या था? स्ट्रॉन्ग बेस। इस वाली रिएक्शन में क्या है? वीक बेस। ऐसे ही किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में इट में अपीयर एज अ वीक एसिड और द स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इट डिपेंड्स। तो कहने का मतलब ये इस तरीके से हुआ। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस रिएक्शन का मुझे याद है Ka की वैल्यू जो होती है एसिडिक एसिड की लगभग 1.8 × 10⁻⁵ होती है। नहीं, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में दी जाती है। हालांकि ये इतना कॉमन केस है कि ये वैल्यू याद भी हो जाएगी आपको। यहीं पे एक टर्म डिफाइन करते हैं, कंजुगेट एसिड बेस पेयर। कंजुगेट एसिड बेस पेयर। कंजुगेट एसिड बेस पेयर कैसे डिफाइन करते हैं? जैसे यही वाला केस ले लो जो हमने प्रीवियस स्क्रीन पर लिया था। ये वाला केस कंजुगेट एसिड पेयर कौन से होते हैं? पेयर ऑफ स्पीशीज that differ by one proton, मात्र एक प्रोटॉन, प्रोटॉन मतलब H+। वो पेयर ऑफ स्पीशीज विच हैव द डिफरेंस ऑफ द वन प्रोटॉन इज कॉल्ड एसिड बेस पेयर। जैसे HCl और Cl-, ये हैं कंजुगेट एसिड बेस पेयर। और जैसे ये वाटर एंड H3O+, ये है कंजुगेट एसिड बेस पेयर। ये है कंजुगेट एसिड बेस पेयर। क्यों? अगर HCl एसिड है
तो Cl माइनस क्या है इसका? कंजुगेट बेस। सिमिलरली अगर मान लो वाटर अगर बेस है तो H3O प्लस क्या हुआ उसका? कंजुगेट एसिड। तो कंजुगेट एसिड बेस पेयर दैट डिफर्स बाय 1 प्रोटॉन। तो ब्रॉन्स्टन-लोरी अप्रोच में कंजुगेट एसिड बेस पेयर्स बन जाते हैं। तो ये कंजुगेट एसिड बेस पेयर्स हो गए। और ये इससे पहले जो हमने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा था कि किसी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर काफी लार्ज होगा तो रिएक्टेंट्स विल एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। सिमिलरली अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत स्मॉल होगा 10 की पावर जैसे ये -5, -3, -8, -10, तो रिएक्टेंट्स विल एक्ट एज ए वीक एसिड वीक बेस। ये तो केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा भी है कि अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिएक्शन का काफी कम है तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड में शिफ्टेड नहीं है, इनफैक्ट इट इज शिफ्टेड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। सो दैट वे यू विल डिफाइन इट। समझ में आ गई बात? तो बच्चों इस तरीके से हम ये बात कहते हैं। नोट करो ये सब। जैसे एक दो क्वेश्चन तो सॉल्व करना। जैसे राइट कंजुगेट बेस ऑफ द फॉलोइंग। किसके? जैसे H2O, OH माइनस, अमोनिया और जैसे CH3 COH। तो बस आंसर देखें, इसी में लिख देता हूं। कंजुगेट बेस जब लिखते हैं तो एक प्रोटॉन रिमूव कर दो, तो रिमूव करो। तो अगर ये एसिड है तो इसका कंजुगेट बेस कितना हुआ? OH माइनस। इसमें से एक H प्लस रिमूव करो तो कितना? ऑक्साइड आयन, एमाइड आयन। ये सब क्या हैं? ये सब कंजुगेटेड बेसिस हैं। ये सब कंजुगेट बेस होगा। यही आंसर हो गया। एसिडिक एसिड का कंजुगेट बेस CH3CO माइनस, एक प्रोटॉन का डिफरेंस होना चाहिए। अच्छा, एक और क्वेश्चन जैसे राइट कंजुगेट एसिड्स। जैसे फॉर्मिक एसिड, जैसे अमोनिया, जैसे H2O, ये एग्जाम्पल हैं जैसे। और जैसे मान लो और भी एग्जाम्पल ले सकते हो H माइनस, इन सब का। तो क्या एक H प्लस जोड़ना है तो H प्लस जोड़ दो। तो H प्लस जोड़ दोगे तो HCOOH2 प्लस NH4 प्लस H3O प्लस H2। ये सब क्या होगा? ये सब गिवन स्पीशीज के कंजुगेट एसिड्स हैं। समझ में आ गई बात? सो दीज आर द कंजुगेट एसिड्स ऑफ द गिवन स्पीशीज। प्रोटॉन, एक प्रोटॉन का डिफरेंस होगा तो दे विल बी कॉल्ड कंजुगेट एसिड्स एंड बेसिस। अच्छा, मान लो क्वेश्चन ऐसा हो, विच इज नॉट कंजुगेट एसिड बेस पेयर। कौन कंजुगेट एसिड बेस पेयर नहीं है? अच्छा, कौन नहीं है? ऑप्शन तो देख लो। जैसे H3PO4 एंड NaH2PO4। जैसे B HCl प्लस KCl, C H2CO3 प्लस Na2CO3, D जैसे और एग्जाम्पल ले लो, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड। बताओ, आप ही सोच समझ के क्वेश्चन का बताओ कि विच इज नॉट ए कंजुगेट एसिड बेस पेयर। कौन सा कंजुगेट एसिड बेस पेयर नहीं है? डू इट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं ये, बट कई बार पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चंस, पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चंस।
क्या आंसर बोलो, बताओ। ऑब्वियसली नॉट ए कंजुगेट एसिड बेस पेयर। ये H2CO3 सोडियम आयन तो हटा दो, सॉल्यूशन में डूबेगे तो H2CO3 है और कार्बोनेट आयन बचा, तो कार्बोनेट आयन है, सोडियम आयन हटाओ, तो एक तरीके से इसको ऐसे भी लिख सकते हैं H2CO3 प्लस कार्बोनेट आयन। ध्यान दो, दो प्रोटॉन का डिफरेंस है यहाँ, दो प्रोटॉन का कार्बोनेट आयन में और H2CO3 में दो प्रोटॉन का डिफरेंस है। दो प्रोटॉन के डिफरेंस वाले को कंजुगेट एसिड बेस पेयर नहीं कहेंगे। कंजुगेट एसिड बेस पेयर है कौन? वो है जिसमें देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओनली वन प्रोटॉन। देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओनली वन प्रोटॉन, देन इट विल बी कॉल्ड कंजुगेट एसिड बेस पेयर। आ गई बात समझ में? नोट करें इसको, क्वेश्चन में लिखते भी जाएं कॉपी में। अच्छा, कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कंजुगेट एसिड बेस पेयर कौन नहीं बना सकता, तो उसमें कई बार स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। वैसे तो केमिकल बॉन्डिंग में स्ट्रक्चर पता होती हैं, पर खासकर कुछ स्ट्रक्चर्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन ऐसा हो कि विच फॉर विच कंजुगेट बेस डज नॉट एग्जिस्ट। बताओ किसके लिए कंजुगेट बेस एग्जिस्ट नहीं करता? H2CO3, NaH2PO2, Na2HPO4, और मान लो एक और एग्जांपल ले लिया, जैसे कौन, समथिंग लाइक NaH2PO4। सोच समझ के जवाब दो क्वेश्चन का। दिस इटसेल्फ इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डू इट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग से संबंधित एक इसमें इंफॉर्मेशन है कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए, एंड यू शुड नो दैट हाउ मेनी एसिडिक हाइड्रोजन्स आर प्रेजेंट इन द गिवन एसिड्स। दैट पॉइंट इज यूजफुल। देखें आपको कितना याद है स्ट्रक्चर में। Well, the answer is B. कारण है NaH2PO2 किसका डेरिवेटिव है? H3PO2 का। हाइपोफॉस्फोरस एसिड और हाइपोफॉस्फोरस एसिड में एक ही हाइड्रोजन है और वो उड़ाए बैठे हो आप सोडियम आयन से। कैसे स्ट्रक्चर में इनके आंसर स्ट्रक्चर में लाई करते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो फॉस्फोरस के 3 ऑक्सी एसिड होते हैं, कौन? H3PO4, H3PO3, H3PO2। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्ट्रक्चर, यू आर सपोज टू रिमेंबर। दिस इज ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। और स्ट्रक्चर इसकी ऐसी होती है, P डबल बॉन्ड O, OH, 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 और ये तीनों ही हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन हैं। ये एसिडिक हाइड्रोजन है तो ये ट्राइप्रोटिक एसिड है और ट्राइबेसिक एसिड। ये एसिडिक हाइड्रोजन होगा तीनों। ऑल 3 हाइड्रोजन्स आर एसिडिक हाइड्रोजन। तो ट्राइप्रोटिक एसिड है, इसका मतलब ये 3H+ लूज कर सकता है, 3 मोल NaOH से रिएक्शन कर सकता है, 1 मोल H3PO4 नहीं। ये थोड़ा डिफरेंट है। कैसे? जरा स्ट्रक्चर देखिए इसकी, P डबल बॉन्ड O, OH, OH और ये H। नहीं, ये तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर है, एक्चुअल शेप ऐसी थोड़ी होती है, कोई 90 डिग्री एंगल थोड़ी है। ये दोनों एसिडिक हाइड्रोजन हैं। ये रिड्यूसिंग हाइड्रोजन है, नॉट द एसिडिक हाइड्रोजन। ये एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, तो पानी में डुबोगे तो ये 2H+ दे सकता है। NaOH से रिएक्शन कराओगे तो ये 2 NaOH रिमूव है, तो ये एक डाइबेसिक एसिड है। डाइबेसिक एसिड का मतलब इसका एक मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल NaOH से या OH- से रिएक्शन कर सकता है। जरा इस पे आना, OH,
H H, ये दो रिड्यूसिंग हाइड्रोजन हैं, नॉट द एसिडिक हाइड्रोजन। हालांकि पी ब्लॉक में पढ़ते हैं ये रिड्यूसिंग हाइड्रोजन होते हैं। अभी छोड़ो रिड्यूसिंग रिडॉक्स रिएक्शन की तो बात ही नहीं कर रहे, अभी तो आयनिक पढ़ रहे हैं यार। तो नॉट द एसिडिक हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन केवल ये वाला है, केवल एक ही एसिडिक हाइड्रोजन है इसमें। तो जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कनेक्टेड होगा ऑक्सी एसिड्स में वही एसिडिक हाइड्रोजन होगा। तो इसका मतलब ये है एक ही है, तो ये मोनोप्रोटिक एसिड हुआ या मोनोबेसिक एसिड। मोनोप्रोटिक और मोनोबेसिक एक ही बात है। इसका मतलब इसकी बेसिसिटी 1 ही है। इसकी बेसिसिटी कितनी? 2। और सिमिलरली इसकी बेसिसिटी कितनी? 3। कट तो ना गया यार, चेक कर लूं। नहीं बच गया। तो इसकी बेसिसिटी 3, तो इसका मतलब इसकी बेसिसिटी 1 है। और H3PO2 में से एक H+ लूज कर, मान लो ये NaOH से रिएक्शन कराई आपने, 1 मोल NaOH से 1 मोल H3PO2 की, तो क्या बन गया? NaH2PO2 प्लस H2O। अब इसमें कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, नो एसिडिक हाइड्रोजन इन इट नाउ। अब कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं बचा, और जब एसिडिक हाइड्रोजन इसमें नहीं है तो ये H+ लूज कर नहीं सकता, और H+ लूज नहीं करेगा तो इसका कंजुगेट बेस पॉसिबल नहीं है। तो बताओ किसका कंजुगेट बेस पॉसिबल नहीं है या डज नॉट एग्जिस्ट? NaH2PO2। देखा एक क्वेश्चन के पीछे कितनी सारी बातें छुपी हुई थी। तो आपने कई सारी बातें रिवाइज कर ली कि भाई एसिडिटी क्या होती है, बेसिसिटी क्या होती है, डाइएसिडिक बेसिक, डाइप्रोटिक एसिड का मतलब क्या है, मोनोप्रोटिक एसिड का मतलब क्या है, स्ट्रक्चर्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट, सो ऑल दैट यू हैव टू स्टडी। हालांकि अभी ये ब्रॉन्स्टेड लोरी अप्रोच में अभी कई बातें कहनी बाकी हैं, दैट वी विल टेक इन द नेक्स्ट लेक्चर।